डीसी जनरेटर अपने पास में आज जो है उसके बिल्कुल पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसकी संरचना के बारे में, इसके परिचय के बारे में, इसके कार्य सिद्धांत के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, इन सब के बारे में। नमस्ते सर, नमस्कार दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ जी सर, संतोष जी सर, नमस्कार नमस्कार। आइए, इंतज़ार रहेगा आपका संतोष जी सर, 7 बजे आइए। रियल रेबिल मामा जी राम राम। राजेश मीना जी निभाई। आगे की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। हाँ जी, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में चल रही हैं, अपलोड हो रही हैं। हाँ जी, एस के वैष्णव जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। चलो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास में आज का जो टॉपिक है ये है अपने पास में डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर में अपने पास में सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना परिचय। ये अपना केवल क्या रहेगा, परिचय। तो परिचय में यदि अपन चर्चा करें तो भाई डीसी जनरेटर अपने पास में क्या है, इसके बारे में अपन को क्या पढ़ना है। तो आज सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का परिचय ही पढ़ेंगे। इसके बारे में जानेंगे भाई इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं या कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर लगे होते हैं। तो अपने पास में डीसी जो जनरेटर है, डीसी जनरेटर को ही अपन बोलते हैं डीसी जनित्र। इसी को अपन क्या बोलेंगे, डीसी जनित्र। डीसी का अपने पास में, डीसी को अपन जो बोलते हैं वो है अपन का डायरेक्ट करंट। ये अपन का डायरेक्ट करंट। तो अपने पास में इसी को, डीसी का जो पूरा नाम अपन के पास है वो है डायरेक्ट करंट। इसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट जो करंट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट को ही अपन क्या बोलेंगे, दिष्ट धारा। तो इसी को अपन बोलते हैं दिष्ट धारा जनित्र। इसी को अपन बोलेंगे दिष्ट धारा जनित्र, या फिर इसी को अपन बोलेंगे डीसी जनरेटर। तो डीसी जो जनरेटर है ये अपने पास में एक युक्ति है या मशीन है। एमसीक्यू वाली क्लास कल से चालू हो जाएगी। एमसीक्यू के वाली जो क्लास है, सारे कल तैयार रहना, कल से स्टार्ट होने वाले हैं सबके। टॉपिक बाई टॉपिक आपके एमसीक्यू करवाएंगे, बिल्कुल घबराए मत। तो अपने पास में दिष्ट धारा जो जनित्र है अपने पास में, ये क्या है, अपनी एक मशीन है। कोई भी मशीन या युक्ति या उपकरण बनता है तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता है, उसका अपना एक खुद का क्या रहता है, कार्य है। तो ये डीसी जो जनरेटर है ये अपने लिए क्या कार्य करता है, या डीसी जनरेटर का कार्य क्या है। तो डीसी जनरेटर का जो कार्य है वो है यांत्रिक ऊर्जा को, डीसी जनरेटर का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो अपने पास में इस यांत्रिक को अपने पास में यहाँ पर डीसी जनरेटर की यदि अपन लिखेंगे तो डीसी विद्युत लिखेंगे अपने पास। तो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत के अंदर बदलने का जो कार्य करती है मशीन, उसको अपन बोलते हैं डीसी जनरेटर। तो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत में बदलने वाली मशीन, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत में बदलने वाली मशीन को अपन क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर। एक अपने पास में आएगा कि भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को अपन बोलते हैं जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है। तो बदलने वाली जो मशीन है अपने पास में, इसको अपन बोलते हैं जनरेटर। इसको अपन क्या बोलेंगे, जनरेटर, या जनरेटर को ही अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, जनित्र। तो अपने पास में जनरेटर की परिभाषा अलग है, वो डीसी जनरेटर की परिभाषा अलग है। जनरेटर और डीसी जनरेटर को एक कभी नहीं करना है। जनरेटर की जो परिभाषा है उसमें अपन केवल इतना ही कहेंगे। भाई अडवाल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रामचरण गुर्जर जी राम राम। पंकज राजपूत जी राम राम, राम राम। जय भोला का, जय भोला का आईडी बड़ी अजीब नाम से बना रखी है। जय भोला मतलब आज भोलेनाथ का पर्व है, तो आईडी भी भोलेनाथ के नाम से चल रही है। तो चलो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास में यांत्रिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन, ये तो कहलाएगी अपन की केवल जनरेटर। क्या कहलाएगी ये? जनरेटर। जनरेटर को ही क्या बोला जाता है? जनित्र। लेकिन अपने पास में डीसी जनरेटर की परिभाषा थोड़ी अलग है। यहाँ अपन लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत में बदलने वाली मशीन। तो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत में बदलने वाली जो मशीन है इसको अपन क्या बोलेंगे? डीसी जनरेटर। तो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत में बदलने वाली मशीन को तो कहा जाएगा डीसी जनरेटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को क्या कहा जाएगा? केवल जनरेटर या जनित्र। अपन से पूछे भाई जनरेटर कितनी प्रकार के होते हैं, तो ये जो जनरेटर हैं अपने पास में दो प्रकार के हैं। एक तो है अपन जिसको आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उसको तो अपन बोलेंगे डीसी जनरेटर। दूसरी अपने पास में श्रेणी है तो उसको अपन बोलेंगे एसी जनरेटर। और एसी जो जनरेटर होता है इसी को अपन बोलते हैं अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर को ही अपन बोलते हैं प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर को ही क्या बोला जाता है? प्रत्यावर्तक। तो अपने पास में डीसी जनरेटर की परिभाषा अलग है और जनरेटर की परिभाषा अलग है। जनरेटर की जो परिभाषा अपने पास में वो कह रही है अपने पास में यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत में बदलने वाली मशीन को डीसी जनरेटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन केवल जनरेटर है। तो जनरेटर को कितनी श्रेणी में बांट दिया? जनरेटर बट गया अपना दो श्रेणी में, और वो दो श्रेणी अपने पास कौन कौन सी हैं? तो एक तो डीसी जनरेटर और दूसरा एसी जनरेटर। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? डीसी जनरेटर के बारे में। और एसी जनरेटर क्या होता है? तो जो अल्टरनेटर होता है उसी को बोला जाता है एसी जनरेटर, या अल्टरनेटर को ही बोला जाता है प्रत्यावर्तक। अब अपने पास में डीसी जनरेटर, डीसी यदि अपन जनरेटर की चर्चा करें, डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर में सबसे पहला कार्य ये भाई अपने पास में ये एक युक्ति है या मशीन है, तो इसकी पहचान हुई है भाई ये क्या है? एक मशीन है। और जब मशीन का अपने पास में नाम आएगा वहाँ कहीं ना कहीं अपन को किस प्रकार की ऊर्जा रहेगी? एक तो रहेगी अपने पास यांत्रिक ऊर्जा, और जनरेटर इस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? डीसी विद्युत में। तो एक डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत में बदलेगा। अब यांत्रिक ऊर्जा का अपने पास में जो भी स्रोत होगा, यांत्रिक ऊर्जा अपन जिस स्रोत से लेते हैं इस स्रोत को बोला जाता है प्राइम मूवर। यांत्रिक ऊर्जा का अपने पास में जो भी सोर्स होगा या जो भी स्रोत होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर। तो यांत्रिक ऊर्जा का जो स्रोत है उसको अपन बोलेंगे प्राइम मूवर, और प्राइम मूवर के द्वारा जनरेटर को क्या दी जाती है? यांत्रिक ऊर्जा। अब अपने पास में इस यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में बदलेगा? डीसी विद्युत में। अब अपन के पास में यदि आगे चर्चा करें भाई अपने पास में किस सिद्धांत पर कार्य करता है डीसी जनरेटर, अपने पास में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है ये करेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। और फैराडे ने इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया था कि यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाए, इस प्रकार घुमाया जाए कि चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है तो चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है, चालक के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो यदि अपन से कार्य सिद्धांत पूछे तो ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो उसका जो कार्य सिद्धांत है वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत, और ये सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे ने। अब अपन इसकी शुरुआत जो करते हैं वो अपन करते हैं इसकी संरचना से। इसकी जो शुरुआत है अपन कहाँ से लेते हैं? इसकी संरचना से। तो अपने पास में यदि अपन संरचना के बारे में चर्चा करें तो इसका जो सबसे बाहर का जो भाग अपन को दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर का जो भाग अपन को दिखाई दे रहा है, यहाँ से अपन के यदि अपन देखें तो ये सबसे जो बाहरी जो भाग है इस भाग को बोला जाएगा इसका बॉडी या यॉक। सबसे जो बाहर का भाग है ये इसकी क्या कहलाएगी? बॉडी या यॉक। सबसे बाहर वाले भाग को अपन बोल रहे हैं बॉडी या यॉक। इसमें यदि अपन देखें गौर से तो अपने पास में सबसे बाहरी ये जो भाग है, ये अपने पास में जो भाग अपन को दिखाई दे रहा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो भाग है अपन को दिखाई दे रहा है ये है अपन का बॉडी या यॉक। तो सबसे बाहर का जो भाग है इसको अपन बोलेंगे बॉडी या यॉक। बॉडी या यॉक जो है अपने पास में हर एक पार्ट्स जो लगाया गया है उसका कोई ना कोई कार्य जरूर है। जो भी पार्ट्स अपने लगे हुए हैं इसका कोई ना कोई कार्य जरूर है। एक भी पार्ट्स ऐसा नहीं लग रहा भाई इसको फालतू में क्या इसका वजन बढ़ाने के लिए लगाया गया हो। खम्मा घणी गुरुदेव राम राम, राम बाबू जाटवा खम्मा घणी, मारवाड़ी शब्द लिया है खम्मा घणी। पहली बार आ रहा हूँ सर मैं आपकी क्लास में, वेलकम है भाई, पहली बार आ रहे हो। शशि कपूर जी आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। पीके कोहली जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो
तो अपने पास में सबसे बाहर का जो ये भाग है इसको अपन बोलेंगे बॉडी या यॉक। बॉडी या जो यॉक है अपने पास में, बॉडी या इसी भाग को बोला जाता है यॉक। तो बॉडी या जो यॉक है अपने पास में, इसका कार्य क्या है और किसका बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन को धातु, तो ये बनाया जाएगा या तो कास्ट आयरन का, किसका बनेगा, कास्ट आयरन, या फिर ये बनता है कास्ट स्टील का। तो बॉडी या यॉक जो बनेगा ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। दूसरा अपने पास में बॉडी या यॉक का जो कार्य रहेगा, ये कार्य क्या है, तो बॉडी या यॉक जो है अपने पास में दो कार्य हैं इसके, बॉडी या यॉक के दो कार्य हैं। एक तो आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा, आंतरिक भागों की क्या करेगा, सुरक्षा। दूसरा काम अपने पास में, दूसरा अपने पास में एक तो आंतरिक भागों क्या दी इसने, सुरक्षा। दूसरा अपने पास में चुंबकीय बल रेखाओं को क्या देगा, ये पथ प्रदान करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या देता है, पथ प्रदान करता है। तो अपने पास में बॉडी या यॉक के अपने पास में दो कार्य हैं। अब यदि अपन इसकी चर्चा करें आगे, तो अपने पास में इसी के ऊपर दो क्या लगे रहेंगे, कवर, दो क्या लगे रहेंगे अपने पास में, कवर लगे रहेंगे, जिनमें से एक कवर इस तरफ लग रहा है। ये कवर अपने को देखें तो अपन को यहाँ से और यहाँ तक लगा हुआ है। ये पूरा जो कवर दिख रहा है अपन को इधर की तरफ, इधर ये जो भाग दिख रहा है इसको अपन बोलेंगे इसकी शाफ्ट। तो अपने पास में दो भाग लगे हुए हैं, सॉरी दो कवर लगे हुए हैं, एक भाग अपना इधर की तरफ लगा हुआ है। तो अपने पास में कोई भी जनरेटर होगा तो उसके दोनों एंड पर क्या लगे रहेंगे, कवर लगे रहेंगे। दोनों एंड पे क्या लगे रहते हैं, कवर। और दोनों एंड पे जो कवर लगे रहते हैं इनका नाम भी एंड कवर है। इनका जो नाम है ये भी एंड कवर है। इनको अपन एंड कवर बोल लें, या फिर इसको अपन एंड कवर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर सिरे के ढक्कन भी इनको अपन बोल सकते हैं, सिरे के ढक्कन भी इनको अपन बोल सकते हैं। तो एंड कवर जो लगाए गए हैं अपने पास में, इनका भी कोई ना कोई कार्य होगा। तो एंड कवर जो अपने पास में लगाए गए हैं इनका कार्य क्या है, तो अपने पास में आर्मेचर जो लगाया जाता है वो किसके ऊपर लगाया जाता है, शाफ्ट। और शाफ्ट के जो दोनों सिरे, शाफ्ट के दोनों सिरे, शाफ्ट के दोनों सिरे दोनों एंड कवर पर टिके रहते हैं। दोनों सिरों को दोनों एंड कवर के ऊपर टिकाया जाता है। तो शाफ्ट के दोनों जो सिरे हैं इनको कहाँ टिकाया जाता है, दोनों एंड कवर पर टिकाया जाता है। तो अपने पास में एंड कवर का काम क्या रहेगा, तो अपने पास में जनरेटर में जो शाफ्ट लगी रहेगी, जनरेटर के अंदर जो शाफ्ट लगी रहेगी, उस शाफ्ट के दोनों जो सिरे हैं, तो अपन को यहाँ यदि आप गौर से देखोगे तो ये शाफ्ट दिख रही है अपन को। ये शाफ्ट जो टिकी हुई है ये अपनी बॉडी या यॉक के ऊपर कहीं नहीं टिक रही, ये सीधा सीधा किसके ऊपर टिक रही है, एंड कवर के ऊपर। ये कहाँ टिकी हुई है, एंड कवर के ऊपर। इधर का शाफ्ट का ये जो सिरा है अपने पास में, ये जो टिका हुआ है इस वाले एंड कवर के ऊपर टिका हुआ है। तो अपने पास में दो एंड कवर हैं और शाफ्ट के दो ही सिरे रहेंगे, दो ही एंड रहेंगे। कोई भी शाफ्ट है उसके दो एंड रहेंगे, और दो एंड जो रहेंगे तो दोनों तरफ उसको शाफ्ट को सहारा देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए दो क्या लगे रहते हैं, अपने एंड कवर। चलो दोस्तों थोड़ा सा लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर भी मार दीजिए साथ साथ में। मैं भी इसको शेयर कर देता हूं जब तक। और शेयर भी मार दीजिए साथ साथ में। चलो, तो अपने पास में चर्चा कर रहे थे अपन एंड कवर के बारे में। तो दोनों तरफ दो एंड कवर लगे रहेंगे, और जो शाफ्ट होगी उस शाफ्ट में भी दो ही सिरे रहेंगे, शाफ्ट के अंदर दो ही सिरे रहेंगे। दोनों सिरों को सपोर्ट देने के लिए, दोनों सिरों को सपोर्ट देने के लिए किसको लगाया जाता है, अपने एंड कवर। तो ये जो अपने पास एंड कवर हैं, एक तो अपना जो बॉडी या यॉक है ये पूरा खोखला है, तो एक तरफ से तो इसको बंद कर दिया, दूसरा अपने शाफ्ट को क्या मिलेगा यहाँ पर, सहारा। यदि अपन आगे देखें अपने पास में, तो एंड कवर, एक एंड कवर को अपन बोलते हैं फ्रंट एंड कवर। एंड कवर के भी अपने क्या हैं, नाम हैं, जिनमें से एक को क्या बोलेंगे अपन, फ्रंट एंड कवर।
और दूसरा जो है वो है रियर एंड कवर। अब किसको फ्रंट माना जाता है और किसको रियर माना जाता है? तो अपने पास में फ्रंट एंड कवर और रियर एंड कवर में किसको तो अपन फ्रंट मानेंगे और किसको अपन रियर मानेंगे। फ्रंट का मतलब होता है अपन के आगे का, या फिर इसको अपन बोलेंगे अग्रसिरा। अग्रसिरा कवर को ही अपन बोलेंगे ढक्कन। तो अपने पास में कवर जो है अग्रसिरा ढक्कन है, एक तो एक ढक्कन इधर से लग जाएगा और दूसरा ढक्कन इधर से लग जाएगा। लेकिन यदि अपन देखें बॉडी या योक, तो बॉडी या जो योक है ये तो दोनों तरफ से कैसा है, खुला हुआ है, और उसको ये बंद कर देती है, तो इसीलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ढक्कन। दूसरा रहेगा अपन का रियर एंड कवर। तो रियर एंड को अपन बोलेंगे पश्च एंड, अपन होता है अपन का सिरा, तो इसको अपन पश्च सिरे का कवर है और एक अग्र सिरे का कवर है। अग्र सिरा कौन सा माना जाता है और पश्च सिरा कौन सा माना जाता है, या फ्रंट एंड किसको बोलते हैं और रियर एंड किसको बोलते हैं? तो ये जो एंड कवर है इसको अपन बोलेंगे फ्रंट एंड। ये जो एंड कवर है, अब ये जो एंड कवर है ये किसकी तरफ है? तो ये एंड कवर अपने पास में ये जो रहेगा ये किसकी तरफ रहेगा, कम्यूटेटर की तरफ। इधर की तरफ अपना कौन लगता है, कम्यूटेटर लगता है। और कम्यूटेटर की तरफ जो एंड कवर लगा हुआ है उस एंड कवर को क्या बोला जाता है, फ्रंट एंड कवर। तो कम्यूटेटर की तरफ लगे हुए एंड कवर को अपन क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड कवर। और दूसरी तरफ जिधर जनरेटर के अंदर पंखा लगा होता है, फैन लगा होता है, क्या लगा होता है, इधर की तरफ अपने पास में इसको ठंडा करने के लिए क्या लगाते हैं, पंखा, या पंखे को अपन क्या पढ़ते हैं, फैन। तो जिधर फैन लगा रहता है इस एंड कवर को अपन बोलेंगे रियर एंड कवर। तो एक तो रियर एंड कवर रहेगा और दूसरा रहेगा अपने पास में फ्रंट एंड कवर। तो दो एंड कवर हैं और दोनों एंड कवर में अपने पास में बियरिंगें फिट करेंगे, जिनकी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। अभी अपन केवल इसको बाहर से देख रहे हैं। दूसरा एक अपने पास लगी रहती है इसकी डाटा प्लेट। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की या स्टील की एक पत्ती रहेगी, उस पत्ती के ऊपर बहुत सारे विवरण रखे रहेंगे, जिसके अंदर भाई इसको कब बनाया गया, कितनी इसकी क्षमता है। तो इसके अंदर पूरा डाटा जो भरा रहता है इसको अपन बोलते हैं डाटा प्लेट। इसको अपन बोलते हैं डाटा प्लेट। तो एक तो क्या लगेगी, डाटा प्लेट, जहाँ से अपन को कनेक्शन इसका आउटपुट लेना है, जहाँ से इसको अपन को आउटपुट लेना है, इस आउटपुट जिस जगह से लिया जाता है इस जगह को अपन बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। इस जगह को क्या बोला जाता है, जंक्शन बॉक्स। तो एक भाग अपन को जो दिख रहा है जहाँ पर अपन के कनेक्शन के आउटपुट जो लेंगे इससे, उस जगह जो अपन को दिख रहा है उसको अपन बोलेंगे जंक्शन बॉक्स। तो एक तो है अपने पास जंक्शन बॉक्स, दो अपने पास में कौन हो गए, एंड कवर, दो हो गए अपने पास में एंड कवर, एक हो गया बॉडी या योक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा जो भाग है ये बॉडी या योक है। दो अपने पास में कौन हो गए, एंड कवर, एक अपने पास हो गया जंक्शन बॉक्स, एक अपने पास कौन रहेगी, शाफ्ट, और शाफ्ट को जो सहारा दे रहे वो कौन दे रहे हैं, एंड कवर। अब इसमें यदि अपन आगे चलें तो आगे अपन यदि चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो ये कि अपने पास में सबसे यदि नीचे वाले भाग को अपन देखें, सबसे नीचे वाले भाग को देखें तो ये इसका रहेगा बेस, ये इसका क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो सबसे नीचे वाला जो भाग है ये बेस है, यहाँ बोल्टों के द्वारा इसको बेस के साथ में कस दिया जाएगा और इसको अपन कसते हैं किसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, इसको स्थायी करने के लिए। तो इन बाहरी जो भाग अपन को दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इसके अपन अंदर वाले भागों की चर्चा करते हैं। तो अंदर जैसे ही अपन जाएंगे तो सबसे पहले अपन को जो बाहर से बॉडी या योक दिखाई दे रहा था उसको अब अपन को अंदर से देखना है। बॉडी या योक जो अपन को बाहर से दिखाई दे रहा था उसको कहाँ से देखना है, अंदर से देखना है अपन को। तो बॉडी या योक जो अपन को बाहर से अंदर एक भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा था, उन सारे पार्ट्सों को अपन को देखना है। पार्ट्सों को यदि क्रम से देखेंगे तो ये अपन को जो हल्के लाल रंग के या भूरे रंग के जो तांबे का रंग है उसके रंग के जो दिख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ अपन के पास में फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो हल्के भूरे रंग के दिख रहे हैं ये योक के अंदर कौन है, ये योक के अंदर है अपन की फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को यदि अपन लिखना चाहेंगे तो ये कहलाएगा अपन का क्षेत्र कुंडलन, या इसी को अपन क्षेत्र कुंडल। तो ये जो अपन को दिखाई दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इधर अपन को दिखाई दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इनको अपन क्या बोलेंगे, फील्ड वाइंडिंग। तो ये अपन को जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग। दूसरा यदि अपन भाग लें, दूसरा भाग लें तो अपन को एक दिख रही है आर्मेचर वाइंडिंग। तो बीच में जो अपन के पास में ये जो ग्रीन कलर का जो अपन को दिख रहे हैं ये अपने पास में पूरे आर्मेचर के खांचों के बीच में क्या लगा रखी है, वाइंडिंग। और ये है अपन के जो खाली स्थान दिख रहे हैं ये कहलाते हैं आर्मेचर के स्लॉट। जो खाली स्थान अपन को दिखाई दे रहा है हर एक की हरी पट्टी के बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलते हैं आर्मेचर के स्लॉट।
तो यदि अपन देखें तो यहाँ पे भी वाइंडिंग लगाई जाएगी और ये वाली वाइंडिंग क्या कहलाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग। तो अपने पास में एक तो होगी आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी होगी अपने पास में फील्ड वाइंडिंग। तो एक आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी अपने पास में फील्ड वाइंडिंग है। और आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या रहेगा और फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या रहेगा। तो यहाँ दो प्रकार की वाइंडिंग होती है एक डीसी जनरेटर के अंदर, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी जो होती है वो होती है फील्ड वाइंडिंग। और दोनों अलग अलग स्थान पर लग रही हैं। आर्मेचर जो वाइंडिंग लगी होती है वो आर्मेचर के ऊपर, फील्ड वाइंडिंग जो लगाई जाती है वो फील्ड कोर के ऊपर लगाई जाती है। माँ का लाडला पोल शू भी आ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग हुई है, घबराओ मत ही, एक एक पार्ट्स आएगा, चिंता मत करो, पूरे संरचना आज हो जानी चाहिए। तो अपने पास में ये जो भाग अपन को दिखाई दे रहे हैं इनको एक क्रम से देखते चलें भाई। अपने पास में एक तो फील्ड वाइंडिंग हो गई और दूसरी वाइंडिंग कौन सी हो गई, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग है वो मुख्यतः दो ही हैं, एक तो अपन बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग है और दूसरी जो है वो है अपनी आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड जो वाइंडिंग है इसका काम है फ्लक्स स्थापित करना। फील्ड वाइंडिंग का जो कार्य क्या रहेगा, फ्लक्स स्थापित करना या चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। फ्लक्स जो बनाएगी वो वाइंडिंग अपन की फील्ड वाइंडिंग है और फ्लक्स का छेदन करने का जो कार्य करती है उस वाइंडिंग को बोला जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग करती है अपने पास में फ्लक्स का छेदन और जो वाइंडिंग फ्लक्स का छेदन करेगी उसी के अंदर पैदा होता है ईएमएफ। तो फ्लक्स का जो छेदन करने का काम है ये कौन सी वाइंडिंग करती है, हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो ईएमएफ पैदा होता है इसको बोला जाता है प्रेरित ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होगा ये कौन सी वाइंडिंग के अंदर होगा, तो ये होगा अपनी आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर। अगले यदि अपन पार्ट की चर्चा करें तो अपन को एक दिखाई दे रहा है कौन, पोल शू। अपन ने यहाँ पे देखा है भाई, जिस एक भाग अपन ने यहाँ वाइंडिंग लगा रखी है, ये जो वाइंडिंग लगी हुई है फील्ड वाइंडिंग, ये जो अपन को भूरे रंग की दिख रही है यहाँ पर, इस वाइंडिंग को अपन क्या बोलेंगे, फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग जो लगी हुई है वो किसके ऊपर लगी हुई है, पोल शू के ऊपर। दूसरा अपन यदि देखें तो एक अपने पास पोल है और दूसरा अपने पास पोल शू है। तो पोल अलग होता है और पोल शू अलग होता है, इसके बारे में अभी अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी केवल एक मोटी मोटी चर्चा कर रहे हैं। ये अपन को बाहर से दिख रहा था ये वाला भाग जिसको अपन बॉडी या क्या बोल रहे थे, यॉक। ऊपर जो दिख रहा था ये अपन का कौन था, जंक्शन बॉक्स। ये कौन था अपना, जंक्शन बॉक्स अपने पास में। अब एक कौन लगा हुआ अपने पास में, आई बोल्ट। एक कौन लगा हुआ है, आई बोल्ट। और आई बोल्ट इसकी जो संरचना होती है वो आई की तरह, किसकी तरह होती है, आई। और आई बोले तो आँख की तरह, इसलिए इसको बोला जाता है आई बोल्ट। आई बोल्ट का काम है भाई जनरेटर को अपन को एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के ले जाना होता है। तो अपन को ज़रूरत पड़ती है किसकी, आई बोल्ट की। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाने के लिए, उठाकर ले जाने या उठाकर रखने के लिए अपन को ज़रूरत पड़ती है किसकी, आई बोल्ट की। तो अपने पास में एक भाग हो गया अपन का आई बोल्ट। दूसरा अपन को स्टैंड और या फिर इसको अपन बोलते हैं लेग। ये जो लेग हैं ये फाउंडेशन के साथ में कसी जाएंगी। तो ये अपने पास में फाउंडेशन के साथ कसी जाती हैं, वो वाला भाग है अपन का कौन, स्टैंड इसका, या इसको अपन बोलेंगे लेग। चलो अपन आगे चलते हैं अपने। यदि और अपन देखें संरचना को, अंदर की संरचना को यदि और अपन इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो अपने पास में देखें अपन गौर से, ये जो पोल शू की बात कर रहे थे, तो अपने पास में यहाँ अपन और अच्छी तरीके से इनको समझ सकते हैं कि भाई पोल क्या है और पोल शू क्या है। तो अपन को यहाँ लिखा जो दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है अपन को, ये दिखाई दे रहा है अपन को पोल। तो ये जो पोल है इसी के ऊपर यदि अपन देखेंगे तो ये वाइंडिंग का तार जा रहा है। ये कौन जा रहा है, वाइंडिंग का तार। इधर से ये घूमा इधर की तरफ आ गया, फिर इधर से घूमा वापस इधर की तरफ फिर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे तार जो लपेट रखा है इससे, अब ये कोर के ऊपर लपेट रखा है, और जब किसी तार को अपन कोर के ऊपर लपेट देंगे तो वो कहलाती है अपन की बाइंडिंग। क्या कहलाएगी वो, अपनी बाइंडिंग। चलो इमेज अपनी मिट चुकी है तो अपन आगे ले लेते हैं इसको। तो अपने पास में वाइंडिंग थी, अपने पास वाइंडिंग। तो वाइंडिंग कब बनती है, जब अपने पास में किसी कोर के ऊपर, किसी कोर के ऊपर
तांबे के तार को लपेट दिया जाता है, तांबे के तार को लपेट दिया जाता है। तो किसी कोर के ऊपर जब तांबे के तार को लपेट दिया जाता है तो वो लपेटा हुआ तार ही क्या कहलाता है अपन की वाइंडिंग। और वाइंडिंग के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं भाई, एक तो अपने पास में कौन सी है, फील्ड वाइंडिंग है, दूसरी अपने पास में कौन है, आर्मेचर वाइंडिंग। एक तो फील्ड वाइंडिंग है और दूसरी अपने पास में कौन है, आर्मेचर वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग अलग अलग हैं अपने पास में। फील्ड वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाएगी, तो अपने पास में फील्ड वाइंडिंग जो स्थापित की जाती है ये फील्ड कोर के ऊपर। दूसरी आर्मेचर जो वाइंडिंग स्थापित की जाएगी ये की जाएगी आर्मेचर कोर के ऊपर। अब आप अपने पास में कितनी कोर होगी, एक फील्ड कोर और दूसरी आर्मेचर कोर। फील्ड वाइंडिंग का जो कार्य है, यदि फील्ड वाइंडिंग का कार्य देखा जाए तो इसका कार्य है फ्लक्स स्थापित करना। फील्ड वाइंडिंग का जो कार्य रहेगा वो रहेगा फ्लक्स स्थापित करना। तो फील्ड वाइंडिंग का जो कार्य है ये है अपन के पास में फ्लक्स स्थापित करना, और आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य है फील्ड वाइंडिंग के द्वारा बनाए गए फ्लक्स का छेदन करना। तो फील्ड वाइंडिंग द्वारा बनाए गए फ्लक्स का छेदन कौन करेगी, आर्मेचर वाइंडिंग। अब अपने पास में यदि अपन अंदर की संरचना में और आगे बढ़ेंगे तो अपने पास में एक तो बॉडी या योक, बॉडी या योक के बाद यदि अपने पास में नंबर है तो फिर किसका आ जाता है, आर्मेचर का। बॉडी या योक में से अपन दोनों एंड कवर को हटा देते हैं, बॉडी या योक में से अपन दोनों एंड कवर को हटा देते हैं तो अपने पास में कौन दिखाई देगा अपन को, आर्मेचर। ये अपने पास में बाहर का सबसे भारी भाग है, ये सबसे बाहरी भाग है। और यदि इसके अपन दोनों एंड कवर, यहाँ से लगा हुआ अपने पास में ये एंड कवर यहाँ से और यहाँ तक, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये अपना एंड कवर एक इधर है और एक एंड कवर इधर है। यदि अपन दोनों एंड कवर को हटा दें, यदि अपन दोनों एंड कवर को हटा दें तो फिर अपन को कौन दिखाई दे जाएगा, आर्मेचर। तो ये है अपन का फ्रंट एंड कवर और इधर जो अपने पास लगा हुआ है ये है अपन का रियर एंड कवर। तो एक फ्रंट एंड कवर है, दूसरा रियर एंड। तो रियर एंड कवर और फ्रंट एंड कवर दोनों कवर को यदि हटा दिया जाए तो फिर अपन को दिखाई देने लगेगा कौन, आर्मेचर। कौन दिखाई देने लगेगा, आर्मेचर दिखाई देने लगेगा। अब आर्मेचर के बारे में अपन को चर्चा करनी है तो अपन आर्मेचर की एक इमेज ले लेते हैं, आर्मेचर को अपन को अच्छे से समझ लेना। तो ये अपन को जो दिखाई दे रहे हैं ये अपना का कौन है, आर्मेचर है। आर्मेचर यदि देखा जाए तो सबसे पहले देखो भाई आर्मेचर को कहाँ स्थापित किया जाता है या आर्मेचर कोर को कहाँ फिट किया जाता है। तो आर्मेचर की जो कोर होती है ये शाफ्ट के ऊपर लगाई जाती है। आर्मेचर की जो कोर है ये किसके ऊपर लगेगी, शाफ्ट के ऊपर। तो अपने पास में यहाँ से लेकर के यदि अपन देखें इसको, यदि इसको अपन यहाँ से लेकर के देखें तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अपन को जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग अपन को दिखाई दे रहा है ये पूरी अपनी कौन है, शाफ्ट है। ये यहाँ से एक रॉड चलेगी, ये पूरा गोल रॉड रहेगी, ठोस रॉड, और ये यहाँ तक जो जा रही है ये पूरी कौन है, अपनी शाफ्ट है। ये अपने पास में शाफ्ट के और आर्मेचर कोर के बीच एक चालक पदार्थ की परत रखेंगे। और ये जो अपन को यहाँ पर सफ़ेद जो पत्तियाँ दिख रही हैं ये अपने पास पूरी क्या है, कोर। इस कोर के अंदर अपन को फिट कर रखी है ये जो तांबे के तार अपन को दिखाई दे रहे हैं ये है अपन की वाइंडिंग। तो ये अपनी कौन है, वाइंडिंग। और आर्मेचर कोर के ऊपर फिट की गई वाइंडिंग, आर्मेचर कोर के ऊपर फिट की गई जो वाइंडिंग है उसी को अपन बोलेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर कोर या आर्मेचर क्रोड के ऊपर फिट जो वाइंडिंग होगी, जो वाइंडिंग स्थापित की जाएगी उसी को अपन बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य अपन पढ़ के आए कि ये फ्लक्स का छेदन करती है, और फ्लक्स का छेदन करती है तो इस वाइंडिंग के अंदर ही पैदा होता है कौन, ईएमएफ। फ्लक्स का छेदन होगा इसी वाइंडिंग के द्वारा, और फ्लक्स का जब छेदन होगा तो पैदा होता है प्रेरित ईएमएफ। प्रेरित जो ईएमएफ पैदा होता है ये एसी होता है या डीसी, कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई प्रेरित जो ईएमएफ है ये एसी है या डीसी है। सर पेन और बोर्ड का कलर मैच नहीं कर रहा है, चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो अपने पास ये प्रेरित जो ईएमएफ होता है ये कैसा होता है, एसी होता है। प्रेरित ईएमएफ कैसा होता है, एसी। लेकिन अपन जनरेटर पढ़ रहे हैं भाई कि डीसी जनरेटर का जो आउटपुट रहेगा, डीसी जनरेटर का
आउटपुट जो होता है वो तो कैसा होता है, डीसी होता है। तो अपने पास में अपन ने पैदा तो कर लिया क्या, एसी। अब इसको डीसी में बदलना है तो इसके साथ क्या लगाया जाता है, कम्यूटेटर। इसके साथ में क्या लगाया जाता है, कम्यूटेटर लगाया जाता है। और कम्यूटेटर को ही अपन क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक। इसी को क्या बोला जाएगा, दिक् परिवर्तक। तो अपने पास में जो कम्यूटेटर है इसी को अपन क्या बोलेंगे, दिक् परिवर्तक। तो अपने पास में कम्यूटेटर कोई दिक् परिवर्तक या कई बार अपन को दिष्टकारी के नाम से भी आ जाता है, क्योंकि दिष्टकारी या रेक्टिफायर कौन होता है, तो एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो डीसी जनरेटर के अंदर रेक्टिफायर का काम या एसी को डीसी में बदलने का काम कौन कर रहा है, तो एसी को डीसी में बदलने का जो काम करता है उसको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर। तो आर्मेचर की यदि अपन संरचना देखेंगे तो अपन को अंदर से कुछ इस तरीके से वो दिखाई देता है। ये एक पूरी शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट के ऊपर ही कौन कौन फिट होते हैं, तो एक तो हो गया अपना कम्यूटेटर, दूसरा अपनी आर्मेचर की कोर, तीसरा अपन को यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये अपना पंखा है जिसको अपन बोलते हैं कूलिंग फैन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कूलिंग फैन। तो अपने पास में यहाँ अपन को जो दिखाई दे रहा है इसको अपन बोलेंगे कूलिंग फैन, जो अपने पास में जनरेटर को ठंडा करने के लिए काम में आता है। तो अपने पास में इसमें आर्मेचर कहाँ से कहाँ तक है और इसके अंदर कम्यूटेटर कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हल्के भूरे रंग का अपन को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो दिख रहा है इसको तो अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। अपन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिख रहा है ये पूरा अपन का कौन है, आर्मेचर को। इधर अपन को जो दिखाई दे रहा है ये है अपन का कूलिंग फैन। और अपन को ये जो रोड आर पार जो दिखाई दे रही है इसको अपन बोलेंगे शाफ्ट। तो अपने पास में आर्मेचर जो कोर है अपने पास में ये बनाई जाएगी किसकी, सिलिकॉन स्टील। आर्मेचर कोर किसकी बनाई जाएगी, सिलिकॉन स्टील की। दूसरा अपने पास में यदि अपन इसमें जाएं, भाई कम्यूटेटर है अपने पास में, इस कम्यूटेटर के बीच में क्या होते हैं, खांचे। कम्यूटेटर जो होता है इसके बीच में क्या होते हैं, खांचे। तो कम्यूटेटर को देखोगे तो इसके अंदर काली काली जो अपन को लाइन दिख रही हैं ये अपने कहलाएंगे स्लॉट। तो कम्यूटेटर के जो अलग अलग जो भाग होते हैं इनको अपन बोलते हैं कम्यूटेटर के सेगमेंट्स। और सेगमेंट के बीच में जो खाली स्थान होता है, खाली जो स्थान होता है, इस खाली स्थान के अंदर भरी जाती है अब्रक, या अब्रक को ही बोला जाता है माइका। तो अपने पास में सेगमेंट के खाली स्थान, जो अपने पास कम्यूटेटर के बीच में जो खाली स्थान है इसके अंदर क्या भरी जाएगी, अब्रक या माइका। दूसरा अपने पास में कम्यूटेटर के जो सेगमेंट है ये किसके बने जाएंगे, या फिर कम्यूटेटर किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो कम्यूटेटर किस पदार्थ से बनेगा या कम्यूटेटर की धातु क्या है, तो कम्यूटेटर बनाया जाता है हार्ड ड्रॉन कॉपर से। ये बनाया जाएगा हार्ड ड्रॉन कॉपर से। हार्ड ड्रॉन कॉपर कोई नहीं, अपने पास में कठोरीकृत तांबा भी इसको बोला जाता है। कठोरीकृत या कठोरीकृत कॉपर को ही अपन क्या बोलेंगे, तांबा। तो कठोरीकृत तांबा या कठोरीकृत तांबे का कौन बनाया जाता है, अपन का कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर किसका बनेगा, तो ये बनेगा हार्ड ड्रॉन कॉपर का। ये बनेगा अपने पास में हार्ड ड्रॉन कॉपर का। और हार्ड ड्रॉन कॉपर का क्यों बनाया गया कि अपने पास में हार्ड ड्रॉन है तो ये कॉपर ही, लेकिन कॉपर को भी क्या किया गया है, हार्ड, ताकि ये कम्यूटेटर आसानी से घिसे नहीं। तो कॉपर को या तांबे को क्या बना दिया गया है, हार्ड। एक ऊष्मा उपचार होता है, उस ऊष्मा उपचार में एक विधि होती है हार्डनिंग विधि। तो उस हार्डनिंग विधि के द्वारा इस तांबे को क्या किया जाता है, कठोर बना दिया जाता है, जिससे ये कम से कम घिसे। और कम घिसेगा तो अपनी लंबी अवधि तक कार्य करेगा, तो अपन के अनुरक्षण का या मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो कम आएगा। तो इनको हार्ड किस विधि से करते हैं, तो वो विधि अपन की हार्डनिंग विधि। और हार्ड करके बनाते हैं, लेकिन बनता तो किसका है, कॉपर का। हार्ड करके बनाते हैं इसीलिए इसको बोला जाता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, या इसी को हिंदी में अपन बोलेंगे कठोरीकृत तांबा। दूसरा इधर से जो तार आ रहे हैं ये हैं अपन की आर्मेचर वाइंडिंग के तार। ये जो तार अपन को दिख रहे हैं ये तार किसके हैं, ये तार हैं अपने पास आर्मेचर वाइंडिंग के। और आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन जो रहेगा वो रहेगा कम्यूटेटर के साथ, क्योंकि अपने पास ईएमएफ जो पैदा हुआ है, भाई ईएमएफ जो पैदा हुआ है ये कौन सी वाइंडिंग में हुआ है, आर्मेचर वाइंडिंग में। और आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा हुआ है इससे जो धारा प्रवाहित होगी वो कौन सी होगी, एसी। क्योंकि जो पैदा हुआ है ये ईएमएफ कैसा है, अपन का प्रेरित ईएमएफ। ये ईएमएफ है अपन का प्रेरित ईएमएफ, और प्रेरित ईएमएफ से जो धारा प्रवाहित होगी वो अपनी एसी धारा प्रवाहित होगी। और इस एसी को डीसी में बदलेगा कौन,
कम्यूटेटर। तो इस कम्यूटेटर को मिलने वाली जो सप्लाई है वो AC है। भाई इधर से अपने पास में, इधर से यदि अपन देखें, इधर से अपने पास में जब AC आएगी, इधर से जब AC आएगी तभी ये अपन को किस में बदल के देगा, DC में। मान लो इधर से ही DC आ रही होती तो कम्यूटेटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो कम्यूटेटर का जो मुख्य कार्य है वो है अपन को AC को किस में बदलना, DC में। तो अपन के पास में कम्यूटेटर के जिस भाग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जोड़ा गया है उसको बोला जाता है राइजर। उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, राइजर। तो राइजर कौन सा भाग है, तो राइजर जो भाग है वो है तो किसका, कम्यूटेटर का ही। लेकिन कम्यूटेटर के जिस भाग को, कम्यूटेटर के जिस भाग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है, कम्यूटेटर के जिस भाग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जोड़ा जाता है तो उसको अपन बोलते हैं राइजर। तो यहाँ पर अपन को जो छोटे छोटे जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं तार के, ये सब भाग कौन है अपन के, राइजर। तो अपने पास में राइजर का कार्य क्या रहेगा, तो वो आर्मेचर वाइंडिंग को कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। समझ गया गुरुजी। फौजीराम मीना, क्यों बनाते हैं सर, किसको क्यों बनाते हैं फौजीराम जी, क्लियर लिखो, कमेंट क्लियर लिखो भाई, किसको क्यों बनाते हैं, इसको हार्ड क्यों बनाते हैं, या फिर तांबे का ही क्यों बना रहे हैं, किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, उसके लिए सीधा इस बिल्कुल एकदम साफ सुथरा कमेंट करो। चलो या और अच्छी तरीके से देख लें अपने पास में, यहाँ पे और अच्छी तरीके से इसको समझ लें। और अच्छी तरीके से समझना है तो यहाँ की एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके पास में। अपन को यदि इसको गौर से देखोगे तो ये कुछ सिरे अलग से निकले हुए हैं, ये जो सिरे हैं ये अलग से निकले हुए हैं। ये जो सिरे अपन को अलग से दिखाई दे रहे हैं यही कौन है, अपने राइजर। यही कौन है, अपने राइजर। और ये जो अपने पास में कम्यूटेटर के जो सेगमेंट बने हुए हैं, ये जो पत्तियां दिख रही हैं अपन की, इन पत्तियों को अपन बोलते हैं सेगमेंट। ये जो अपन को लाल रंग की या हल्के भूरे रंग की जो पत्तियां दिख रही हैं, इन पत्तियों को अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये जो पत्ती है ये तो अपन की कौन है, सेगमेंट है। इस पत्ती को अपन क्या बोलेंगे, सेगमेंट। और सेगमेंट के बीच में यदि तुम देखोगे तो ये काले रंग की जो अपन को लाइन दिख रही है, काले रंग की जो लाइन दिख रही है अपन को, इस काले रंग की लाइन को अपन बोलते हैं, यहाँ पे गैप है, और इस गैप को बोलते नहीं, भरते हैं किसके द्वारा, अब्रक या माइका के द्वारा। तो दो सेगमेंट के बीच में जो गैप है इसको अपन किससे भरते हैं, माइका से। किससे भरेंगे इसको, माइका से या अब्रक से भरेंगे। तो माइका या अब्रक का जो होता है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है। माइका ये जो अब्रक होता है ये विद्युत धारा का कुचालक होता है। और ये दोनों सेगमेंट, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से क्या नहीं हो, शॉर्ट सर्किट नहीं हो, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट नहीं करे, ये लघु परिपथ पैदा नहीं करें। और इस लघु परिपथ से या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए दो सेगमेंट के बीच, दो सेगमेंट के बीच क्या भरी जाएगी, अब्रक या माइका। और अब्रक जो या माइका जो होती है वो विद्युत धारा की अचालक या कुचालक या इंसुलेटर होती है। तो ये दोनों सेगमेंटों के बीच क्या भरी जाती है, अब्रक या माइका। और ये जो अपन को दिख रहे हैं, ये जो अपन को अलग ही खूंटे टाइप में जो निकले हुए दिख रहे हैं इस तरीके से, ये वाले भाग कहलाते हैं अपन के राइजर। और राइजर का जो कार्य है वो है क्या है, तो इसको मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ राइजर अपन को क्लियर दिख रहे हैं। ये जो राइजर है, इस राइजर का कार्य है, आर्मेचर जो वाइंडिंग के सिरे निकलेंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग को किसके साथ जोड़ेंगे अपन, कम्यूटेटर के साथ। तो आर्मेचर वाइंडिंग को कम्यूटेटर के साथ जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है अपन का राइजर। वो कौन करेगा, अपन का राइजर। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ को और फोकस अच्छी तरीके से कर लें। ये अपन को चारों तरफ से यदि इस कॉपर वाले भाग को या सेगमेंट को या हाइड्रोन कॉपर वाले भाग को अपन हटा दें तो बीच में जो अपन को ये नीला नीला काला काला सा जो भाग दिखाई दे रहा है, ये जो है ये पदार्थ है अपन का बेकेलाइट। ये कौन पदार्थ है, ये पदार्थ होता है अपन का बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है वो भी विद्युत धारा का क्या होता है, अचालक। और बेकेलाइट को क्यों लगाया, क्योंकि ये अपने पास कम्यूटेटर है। इस कम्यूटेटर में धारा आएगी कौन सी, डीसी। कम्यूटेटर के अंदर धारा आएगी कौन सी, डीसी। और ये जो डीसी धारा आएगी अपने पास में,
यदि अपन यहाँ अचालक नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, अचालक नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर लगने, ये जो अपन को खोखला भाग दिख रहा है यहाँ पर अपनी कौन लगेगी, शाफ्ट लगेगी। और यदि अचालक का उपयोग नहीं करेंगे तो आर्मेचर से जो करंट आ रहा है अपने राइजर के द्वारा कम्यूटेटर में, तो वो कम्यूटेटर से कहाँ चला जाएगा, शाफ्ट में, और अपने पास में पैदा हो जाएगा लीकेज सर्किट। और लीकेज सर्किट अपन को पैदा नहीं करना है। रजिस्टर किसका बनाते हैं, राइजर किसका बनाते हैं, राइजर तांबे का ही है, इसकी भी धातु। जो अपने ये इसको यदि आप गौर से देखोगे भाई राइजर किसका बनाते हैं, तो राइजर कोई अलग से अपने पास नहीं बन रही। ये जो पत्ती जा रही है, ये जो पत्ती जा रही है, इसी पत्ती के सिरे को क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। यहाँ से ये पत्ती जो जा रही है इसी के सिरे को क्या कर दिया, मोड़ दिया। और ये जो मुड़े हुए जो भाग अपन को दिखाई दे रहे हैं यही कौन है, अपन के यही भाग राइजर है। इधर देखोगे तो ये जो पत्ती जा रही है इसी का ये सिरा मोड़ दिया, ये पत्ती जा रही है इसका ये सिरा मोड़ा हुआ है। हर पत्ती का ये जो सिरा लास्ट में मोड़ रखा है, इस भाग को ही अपन क्या बोलते हैं, राइजर। तो राइजर अपने पास अलग से नहीं बना रखे, कम्यूटेटर के सेगमेंट की जो पत्ती हैं उनका जो एंड है उसको मोड़ दिया गया, और जो मुड़ा हुआ एंड अपन को दिखाई दे रहा है ये वाला भाग अपन का राइजर है। तो ये अपना का कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर को ही दिक् परिवर्तक बोला जाएगा, कम्यूटेटर को ही दिक् परिवर्तक बोला जाएगा। फौजी राम, जो कुछ पूछना है दोस्तों ओनली हिंदी में टाइप करें ताकि गुरुजी को पढ़ने में आसानी आए। हाँ फौजी राम, हिंदी में भी लिख दो, इंग्लिश में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाका लाडला, गैप किस हिसाब से रखा जाता है, किस जगह का गैप पूछना चाह रहे हो, क्लियर लिखो कमेंट में। देखो गैप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर आएंगे, शाफ्ट और कम्यूटेटर की फिटिंग का भी एक गैप होता है यहाँ पर। तो अपने पास में यहाँ ध्यान रखना अपन को भाई किस चीज़ का अपन को गैप रखना है। ये जो गैप है यदि यहाँ पे पूछोगे तो एक गैप तो अपन के दोनों राइजर के बीच में यहाँ भी गैप रहेगा, गैप यहाँ भी होगा। जब शाफ्ट लगेगी तो शाफ्ट और अपने पास कम्यूटेटर के बीच में भी क्या रहेगा, गैप रहेगा। ये जो गैप रखा जाता है इसका रखने का उद्देश्य ये है कि भाई दोनों सेगमेंटों के बीच गैप नहीं होगा, तो अपने पास एक सेगमेंट में प्लस और दूसरे में माइनस आएगी, तो अपना कम्यूटेटर के शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी। और कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए इनके बीच में क्या भर दिया जाता है, अब्रक या माइका। ये जो काला अपन को बीच में दिख रहा है दोनों पत्तियों के बीच, ये है अपन का अब्रक या माइका। और यदि इनके बीच अब्रक या माइका नहीं भरेंगे तो अपना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अपने पास में, और ये जो गैप है ये इतना रखेंगे भाई, जो अपने पास में बाद में अपन पढ़ेंगे कार्बन ब्रुश के बारे में, तो जो कार्बन ब्रुश आए तो एक साथ अपने दोनों सेगमेंट को टच यदि कर जाएगा तो भी क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट, तो भी क्या बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये गैप अपन को कार्बन ब्रुश की साइज़ के अनुसार रखने पड़ते हैं। यदि आप यहाँ का गैप पूछना चाह रहे हैं तो कार्बन ब्रुश की जो साइज़ है उसके हिसाब से कम्यूटेटर बनेगा। कम्यूटेटर में अपन को जो गैप रखा है उसके हिसाब से कार्बन ब्रुश को बनाएंगे। तो अपने पास में गैप अपने पास कहाँ का है या गैप में क्या भरा जाता है, तो ये गैप के अंदर भरा जाता है अपन का अब्रक या माइका। तो अपने पास में ये था अपने पास कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर का काम हमेशा ध्यान रखना, ये एसी को किस में बदलता है, डीसी में। एसी को किस में, डीसी में। चलो अपने पास में अगला टॉपिक अपन लेते हैं। अपने पास में कम्यूटेटर की चर्चा हो रही है तो अपन ने कार्बन ब्रुश को भी ले लें अपन साथ में। तो ये जो भाग अपन को दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रश, क्योंकि ये कार्बन के बने हुए। बाकी जो मूल रूप से देखा जाए तो ये अपने पास में ब्रश हैं, क्या है अपने पास, ब्रश। लेकिन अधिकतर जो ब्रश काम में आ रहे हैं वो कार्बन के आ रहे हैं, इसलिए अपन जनरली क्या बोलने लग जाते हैं, कार्बन ब्रश। अपने पास कार्बन ब्रश किसका बना होता है, या जो ब्रश होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं। तो ब्रश एक तो अपने पास में किसके आते हैं, कार्बन के, एक तो कार्बन ब्रश आते हैं। दूसरा जो ब्रश अपने उपयोग में होते हैं वो तांबा और कार्बन का मिश्रण काम में लेते हैं। तो ये तांबा और कार्बन का क्या है, मिश्रण। अब अपने पास में कार्बन ब्रश और तांबा या कार्बन के मिश्रण के ब्रश, तो मिश्रण के भी ब्रश बनाए जाएंगे। और मिश्रण किस किस का होगा, तांबे का और कार्बन का। या फिर ब्रश किसके बनाए जाएंगे, केवल कार्बन के। कार्बन के जो ब्रश बनाए जा रहे हैं अपने पास में, इसको क्यों बनाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो कार्बन क्या है, अपने पास एक नरम धातु है। कैसी है ये, नरम धातु है। ये अपना एक सॉफ्ट मेटल है। कैसा है, सॉफ्ट मेटल है, नरम धातु है। नरम धातु के बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो कार्बन ब्रश का यदि नरम धातु के बनाने को अपन को क्लियर करना है तो ये कार्बन ब्रश का ये जो वाला भाग है ये भाग टच करता है अपने कम्यूटेटर के साथ।
ये वाला जो भाग अपन को दिखाई दे रहा है इधर से, ये वाला भाग अपन का संपर्क में रहेगा किसके, कम्यूटेटर के साथ, और ये भाग बनाता है कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क। कैसा संपर्क बनाएगा, फिसलता हुआ संपर्क। और कम्यूटेटर के अंदर जो एसी को डीसी में बदल रहा है, उस डीसी को आउटपुट मार्ग के लिए या बाहर के लिए या लोड के लिए बाहर भेजता है। भाई कम्यूटेटर में जो धारा आई है उसको लोड के लिए या उसको जंक्शन बॉक्स तक पहुंचाने के लिए कौन भेजेगा अपन का, तो कम्यूटेटर के साथ संपर्क में आएगा कार्बन ब्रश। इस कार्बन ब्रश से धारा चलेगी आगे अपन जाएंगे तो यहाँ एक फ्लेक्सिबल तार का टुकड़ा है। इस फ्लेक्सिबल तार के टुकड़े को अपन क्या बोलते हैं, पिगटेल। फ्लेक्सिबल तार का जो टुकड़ा है इसको क्या बोलते हैं, पिगटेल। इसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक स्प्रिंग। तो स्प्रिंग भी क्यों लगाई गई है, स्प्रिंग इसलिए लगाई गई है कि यहाँ पर अपने पास में ये कम्यूटेटर के संपर्क में रहेगा। यदि स्प्रिंग का दबाव रहेगा तो लगातार संपर्क बना के रखेगा, और यदि अपन इसको लगातार संपर्क में नहीं रखेंगे तो अपन को लगातार सप्लाई भी नहीं मिलेगी। तो ये अपने पास में कार्बन ब्रश हैं। तो जो ब्रश हैं वो कितनी प्रकार के हैं, तो एक कार्बन ब्रश और दूसरा तांबा प्लस कार्बन का मिश्रण। तो कार्बन के क्यों बनाए, तो कार्बन एक तो क्या है, नर्म धातु है। दूसरा कार्बन कैसा होता है, एनटीसी। एनटीसी बोले तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कार्बन कैसा पदार्थ होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को ही अपन क्या बोलते हैं, तो ये हो गया अपन का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को ही अपन बोलेंगे ऋणात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ। कैसे पदार्थ, ऋणात्मक ताप गुणांक वाला पदार्थ है ये। कौन, कार्बन। ऋणात्मक ताप गुणांक वाले जो पदार्थ होते हैं, यदि इनके तापमान में क्या की जाए, वृद्धि, इनके तापमान में क्या की जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो इनके प्रतिरोध के मान में क्या होती है, कमी। इनके प्रतिरोध में क्या आएगी, कमी आएगी। तो अपने पास में प्रतिरोध में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ऐसा पदार्थ अपन ने कार्बन ब्रश, इसलिए अपन ने इसको ब्रश को कार्बन के बनाया कि यहाँ पर एनटीसी है, यहाँ पर घर्षण होगा, और जो घर्षण होगा तो उससे ऊष्मा पैदा होगी, और ऊष्मा पैदा होने से तापमान में क्या होगी, वृद्धि। जब भी तापमान में वृद्धि होगी तो धातुओं के प्रतिरोध में क्या होती है, वृद्धि। और यदि अपन को प्रतिरोध अधिक मिलेगा तो मिलने वाला जो आउटपुट है वो कम मिलेगा, जबकि अपन को आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। चंद्र प्रकाश प्रजापति 4 से 6 एम्पियर, पूरा लिखो, 4 से 6 एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसकी धारा वहन क्षमता है। यह कार्बन ब्रश की जो धारा वहन क्षमता है वो है अपन की 4 से, इसको पूरा लिखें तो अपन ऐसे लिखेंगे भाई 4 से 6 एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर, ये होती है कार्बन ब्रश की धारा वहन क्षमता। मतलब 1 सेमी स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का यदि कार्बन ब्रश है तो इसमें से 4 से अपन 6 एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। तो अपने पास में इसको क्यों बना रहे हैं अपन, कार्बन ब्रश जो है ये कार्बन के ही क्यों काम में लिए जाते हैं, तो एक तो हो गया कि नर्म धातु है, तो नर्म धातु होने का फ़ायदा ये मिलेगा कि कार्बन ब्रश यदि घिस जाएगा, ये कार्बन ब्रश क्या हो जाएगा, घिस जाएगा, लेकिन कम्यूटेटर को कम से कम घिसने देगा। अब कम्यूटेटर होता है वो अपने लिए महंगा पड़ता है, कार्बन ब्रश का बदलना अपने लिए सस्ता पड़ता है। बार बार यदि अपन कार्बन ब्रश बदलने की ज़रूरत पड़े तो बदल सकते हैं, लेकिन बार बार अपन कम्यूटेटर को नहीं बदल सकते। अब अपन को इसको बदलना कब है, इसको अपन को बदलना कब है, तो इसका ध्यान रखना। यहाँ पे 2 तरीके के आंसर अपने पास में बनते हैं, इसका 1/3 भाग और इसका 2/3 भाग, दोनों ही आंसर अपने पास में सही हैं। 1/3 भाग आंसर भी सही होता है, 2/3 भाग आंसर भी सही होता है, लेकिन यहाँ शब्दों का अंतर है। 1/3 भाग शेष रहने पर इसको बदल देना चाहिए, या फिर अपन कहेंगे 2/3 भाग घिसने पर इसको बदल देना चाहिए। तो कार्बन ब्रश को या ब्रश को कब बदलना चाहिए, कार्बन ब्रश को या ब्रश को कब बदलना चाहिए, तो 1/3 भाग वो शेष बचे, मतलब पूरा घिस जाए और शेष बचे तो उसका केवल 1/3 भाग, या फिर अब 1/3 शेष बच रहा है तो घिस कितना गया, 2/3 भाग। तो दोनों ही आंसर अपने पास में सही हैं यहाँ, लेकिन अपन को ये देखना है कि वो अपन से शेष भाग के बारे में पूछना चाह रहा है या घिसने वाले भाग के बारे में पूछना चाह रहा है। यदि वो अपन से ये पूछे कि भाई घिसने वाले भाग के बारे में बताओ तो कब बदलोगे,
तो 2/3 भाग जब घिस जाएगा तो कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए, या फिर 1/3 भाग शेष रहने पर कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। अगले अपने पास में 2 गुणों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं भाई। एक तो ये नरम है, नरम होने की वजह से खुद घिस जाएगा लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देगा। दूसरा अपने पास में कैसे हैं, ये एनटीसी हैं। अपन यदि आगे चर्चा करें भाई तीसरा गुण क्या है इसके अंदर, तो तीसरा गुण है कि ये उच्च तापमान को सहन कर सकता है। अब अपने पास में कम्यूटेटर के साथ लगातार संपर्क में रहेगा तो तापमान भी पैदा होगा। तो कार्बन के जो ब्रश हैं ये उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं। कम्यूटेटर कार्बन जो ब्रश हैं ये कम्यूटेटर के साथ जब घर्षण करेंगे तो एक उच्च तापमान पैदा होगा और उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता कार्बन के अंदर होती है। एक गुण इसके अंदर ये भी है। चौथा यदि अपन देखें तो इसकी जो धारा वहन क्षमता है, धारा वहन क्षमता, करंट कैरिंग जो कैपेसिटी इसकी जो रहेगी वो भी कैसी होती है, अच्छी होती है, या फिर अपन लिख सकते हैं इसकी उच्च होती है, या धारा वहन जो क्षमता है वो इसकी अच्छी है। अपन से पूछा जाए कितनी है तो 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो अपने पास में धारा वहन जो क्षमता है ये अपने पास में अच्छी है या उच्च है, और कितनी है ये पूछे तो ये अपने पास में 4 से 6 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो अपने पास में चौथा अपने पास ये गुण है एक कार्बन के अंदर। दूसरा अपने पास में इसके तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तापमान में वृद्धि, तापमान में जब भी वृद्धि होती है तो कार्बन ब्रश के प्रतिरोध में क्या आती है, प्रतिरोध में कमी आती है, और प्रतिरोध में कमी आएगी तो धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। धारा आसानी से क्या हो जाएगी, प्रवाहित। तो अपने पास में धारा आसानी से क्या हो जाएगी, प्रवाहित। दूसरा अपने पास में तापमान में वृद्धि होना नेचुरल है, क्योंकि ये रहेंगे कम्यूटेटर के साथ संपर्क में। ये किसके साथ संपर्क में रहेंगे, कम्यूटेटर के साथ। ये रहेगा अपने पास में कम्यूटेटर के साथ संपर्क में रहेंगे, और कम्यूटेटर के साथ जब अपने पास में संपर्क में रहेंगे तो इस तरीके से सेगमेंट है, उसके साथ संपर्क में रहता है कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश संपर्क में रहेगा तो घर्षण होगा, और घर्षण के कारण पैदा होती है अपने ऊष्मा। तो तापमान बढ़ेगा लेकिन ये उच्च तापमान को सहन कर सकता है। और दूसरा गुण है कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी इसके प्रतिरोध में क्या आती है, कमी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनटीसी गुण, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट गुण। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। आगे की अपन चर्चा करेंगे, अगली क्लास का टाइम हो गया। संतोष जी सर आगे हैं, इंतजार में खड़े हुए हैं, और तब तक के लिए नमस्कार।